नमस्ते जी। नमस्ते। अपना नाम बताएँगे? जितेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम तो रहने वाले हैं समस्तीपुर के, लेकिन हुँ, उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुर सुपौल में हम विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। हुँ। हाँ। विज्ञान के विकास के लिए आपने क्या-क्या काम किया है? संक्षेप में बताएँगे हमें? जी, सबसे पहले जब हम विद्यालय 2014 में वहाँ पे गए, हुँ, जब ज्वाइन किए तो हुँ, देखे कि बच्चे लोग विज्ञान से बहुत दूर भागते थे। हुँ, उनका सिर्फ उद्देश्य होता था कि किसी ढंग से मैट्रिक का परीक्षा पास कर लें, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लें और आगे चले जाएँ हुँ, या फिर बाहर चले जाएँ। विज्ञान से वो दूर-दूर तक उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। हुँ, लेकिन जब हम वहाँ गए तो बच्चों को बताए हुँ, कि वास्तविक में विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो हमारी जीवन शैली को बदल सकता है, हुँ, हमारे जीवन की वास्तविकता से रूबरू करवा सकता है। हुँ, इसके लिए हमने बच्चों में वैज्ञानिक सोच, सोच विकसित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जैसे बच्चों को सबसे पहले उसके हेल्दी लाइफ के लिए सबसे पहले असेंबली से इसकी शुरुआत किया हुँ, और बच्चों में पहले व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया हुँ, कि आप लोग कैसे जागरूक रहेंगे। हुँ, इसके लिए जैसे उसका नाखून देखना, बाल देखना, ये सब से लेकर हुँ, और उसको फिर विज्ञान के प्रति लाए कि देखो ये विज्ञान में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी पुस्तक में बातें लिखी गई हैं, हुँ, वो सब प्रायोगिक प्रयोग किए गए बातों का एक निष्कर्ष है। हुँ, इसके लिए बच्चों को मैंने प्रयोगशाला में काम करवाना शुरू किया। हुँ, जब बच्चे प्रयोगशाला में काम करना शुरू कर दिए, हुँ, तो फिर उनमें विज्ञान के प्रति एक ललक पैदा हुई। हुँ, वो लोग चाहने लगे कि और ज़्यादा प्रैक्टिकल करें, क्योंकि वो जो किताबों में पढ़ा करते थे, हुँ, वो अब अपने प्रयोगशाला में देखने लगे, हुँ, तो उनमें बहुत अच्छा लगा। हुँ, इसके बाद हमने बच्चों में एक छोटा-छोटा अनुसंधान काम भी करवाना शुरू किया हुँ, और सबसे पहले जब 22वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुँ, की तैयारी करवाए तो हमने एक जो लोकल मुद्दा था हुँ, कि सुपौल क्षेत्र में मौसम और जलवायु के कारण हुँ, कौन-कौन सी बीमारियां पैदा होती है, हुँ, उसका हमने एक अध्ययन किया और इस पे सोनू जो है, हुँ, सोनू ग्रुप लीडर था, हुँ, मेरा पहला स्टूडेंट था। उसके निगरानी में हमने उसको हमने आगे बढ़ाया। मार्गदर्शक के रूप में हम ही थे। हुँ, उस पे बहुत अच्छा काम किया और वो बेंगलोर में होने वाला जो राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता उसमें भी वो हुँ। वहाँ पर भाग लिया। तो यह एक उपलब्धि के तौर पे था। कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं सुपौल के क्षेत्र जैसे में? वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा गया हुँ, कि त्वचा रोग से संबंधित बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी, हुँ, क्योंकि वह एक जल जमाव वाला क्षेत्र है। हुँ, बगल में कोसी नदी है, उसके अलावा भी अगल-बगल में बहुत सारे गड्ढे हैं। हुँ, तो उसके कारण क्या था, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा था हुँ, और मच्छर का भी प्रकोप ज़्यादा था, जिसके कारण वहाँ पे मलेरिया और चर्म रोग का समस्या बहुत ज़्यादा देखने को कैंसर मिला। रोग भी है क्या? कैंसर रोगी? कैंसर का बहुत कम मिला। कैंसर का या फिर आपको दूसरा बीमारी बहुत कम मिला। हुँ, लू का भी बहुत कम परसेंटेज मिला, लेकिन हुँ, सबसे ज़्यादा चर्म रोग वहाँ पे आम समस्या बन गया था। हुँ। और उसका कारण हमने कुष्ठ रोगी भी है क्या? हाँ, कुष्ठ रोग भी कुछ मिला। हुँ, तो उसका एक हम लोग ने एनालिसिस किया था, एक बहुत बड़ा उस पे रिसर्च वर्क किया था, जिसका डाटा एनालिसिस करने के बाद पूरा ये आया था। इस पे सोनू वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में अपना प्रतिनिधित्व किया था, सुपौल से यहाँ बिहार की ओर से। उसके बाद फिर बच्चों को मैंने बाल विज्ञान कांग्रेस के इस बार भी 2016 में भी जब ये 24वीं बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ, तो हमने यह कोशिश किया कि आखिर यहाँ की लोकल समस्या पर काम करें और वहाँ पर देखें कि कुछ समय पहले तक मरुआ की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, हुँ, लेकिन मरुआ जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, इसलिए हमने मरुआ को चुना कि आखिर मरुआ की खेती क्यों विलुप्त हो रहा है, किसान लोग इसकी खेती क्यों छोड़ रहे हैं। तो इस पे हमने अध्ययन किया और यह जो प्रोजेक्ट हमने तैयार किया, यह इसको लेकर भी हमारा बच्चा शिव कुमार जो था, वो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुणे में आयोजित हुआ था, वहाँ पर बिहार का प्रतिनिधित्व इस किया। प्रोजेक्ट का फंडिंग किसने किया? नहीं, फंडिंग तो विद्यालय की तरफ से विद्यालय का जो विज्ञान कोष है उससे फंडिंग मिल जाता है हुँ। और थोड़ा बहुत लगता है विद्यालय तो जो अपना सरकारी जो है उसके अनुसार दे देता, थोड़ा बहुत क्या लगता कारण है कि वो मड़ुआ का खेती जो है वहाँ से अब हाँ, इसके पीछे घटता जा रहा है या जब किसानों के बीच हमने यह अनुसंधान कार्य किया तो सबसे पहला बात था कि मरुआ का जो मार्केट डिमांड है वो घट रहा है। दूसरी बात है कि किसानों के प्रति जागरूकता कम हो रही है। कुछ किसानों में ऐसा गलतफहमी हो गया है कि शायद मरुआ खाने से शरीर का खून फट जाता है, शायद हम काला हो जाएंगे।
तो और दूसरी बात है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होते जा रही है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण इस कारण से रुचि घट रहा है, मरुआ खेती नहीं करना चाहता दूसरे है। अनाज के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेकिन जब उन किसानों को हम लोगों ने बताया, बच्चे और प्लस हम सब लोग जब गए वहाँ पर, जब वहाँ पे बताया कि देखिए मरुआ खाने से हमारे शरीर में आयरन की पूर्ति होती है, कैल्शियम की पूर्ति होती है, और उनको जब बताया कि कैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन ज़रूरी है, तब उन लोगों को लगा कि नहीं मरुआ की खेती करना चाहिए। और किसान बहुत ज़्यादा जागरूक है, बोले नहीं अगली बार से हम लोग खेती करेंगे। इस तरह से यह एक अनोखा प्रोजेक्ट था। और मरुआ जो है ये ग्लोबल वार्मिंग जो तापमान है, वैश्विक तापमान, इसको भी नियंत्रित करने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। ये कैसे पता चला आपको मरुआ जो है ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने में? हमने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था। अच्छा। और बराबर हम विज्ञान प्रगति तो मंथली पढ़ते ही रहते हैं, तो उसमें एक आर्टिकल छपा था, तो उसके द्वारा हमें ये जानकारी मिली। क्योंकि हमारे यहाँ उतना बड़ी लैब फैसिलिटी नहीं है कि हम उस पर काम कर सकें, लेकिन जो उपलब्ध लैब है उसके आधार पे हम वहाँ पे अनुसंधान कार्य करते हैं, बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि उसके अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित हो। दूसरी बात है, इसी साल जो हमारे बच्चे हैं जो कोलकाता में आयोजित हुआ था 44वीं पूर्वोत्तर भारत विज्ञान मेला, तो उसमें भी हमारे बच्चे सुनील कुमार जो है फूड टेस्टिंग किट बनाया था, उसका भी मार्गदर्शन हम ही किए थे। गरीब बच्चे जो हैं वो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण, दूसरे है कि माता पिता पढ़े नहीं होते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता है। गरीबी और भुखमरी के कारण भी बच्चे हैं जो विज्ञान नहीं पढ़ पाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते। तो आप क्या सहयोग करते हैं? सुनने में आया कि आप भी गरीब बच्चों को मदद करते हैं पढ़ाई में, क्या करते हैं बताएं? सबसे पहली बात है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बच्चा का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा का IQ लेवल कैसा है। उसके आधार पर जब हम देख लिए तो फिर उसके गार्जियन से मिलते हैं, उसके गार्जियन की काउंसलिंग करते हैं, कहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ने का अवसर दें, उसे एक्स्ट्रा काम में इधर इन्वॉल्व ना करें, और उसे मुफ्त में हम शिक्षा देते हैं। अपने उसको स्कूल टाइम के अलावा उसको मुफ्त में विज्ञान की हर एक बारीकी को बताते हैं, NCERT के बारे में बताते हैं और उसको हर चीज़ की शिक्षा देते हैं। अभी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उसको कॉपी किताब कलम से लेकर और पढ़ाई लिखाई का हर चीज़ हम मुहैया करवाते हैं। और बच्चे अभी पढ़ भी रहे हैं जो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे। जी, ये भी आप ही का स्टूडेंट है ना? इसको हम इस बार प्रतियोगिता में लाए हैं, जो बाल विज्ञान। क्या नाम है तुम्हारा? शुभंकर कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? सरकार की ओर से बहुत सहयोग है, गरीब बच्चे पढ़ के आगे बढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। इसके पिताजी भी सर राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो मजदूर है। कोई बात नहीं, सरकार तो बिहार सरकार तो बहुत मदद कर रही है। जी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाए और वो विज्ञान की बारीकी को ना समझ पाए। इसलिए हम इन बच्चों के अंदर भी वैज्ञानिक चेतना का विकास करने का भरपूर कोशिश करते हैं, और ताकि इसके अंदर अगर वैज्ञानिक सोच विकसित हो गया तो यह पूरे देश के लिए और पूरे समाज के लिए एक सबसे बड़ा सहयोग कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है, ये देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दे सकता है। मतलब हमारे स्कूल में भी आइंस्टीन, जी बिल्कुल, जो आइंस्टीन है, सीवी रमन है, न्यूटन है, वो भी तो पहले कभी न कभी वो स्कूल के ही छात्र थे और गरीब थे, बच्चों में बहुत गरीब थे। और सीवी रमन साहब जिनको ये हमारे सामने हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तो उस समय मिला जब हमारा देश गुलाम था, जिस समय आर्थिक संसाधन नहीं था, जिस समय लोग को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती थी। उस वक्त ये अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी लगन से और विज्ञान के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर अनुसंधान कार्य को किए और आज मानवता के लिए इतना बड़ा वरदान साबित होकर रहे हैं। आप अपना सैलरी में से भी कुछ पैसे बचा करके विज्ञान का प्रोत्साहन दे रहे हैं, बच्चे विज्ञान में पढ़ें। अगर बच्चे पढ़े और उनको हम अपनी वेतन का पैसा देते थे तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अपनी सेवा करने के बाद जो बच्चों के चेहरे पे खुशी दिखता है वो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और वो मेरे लिए बच्चों के आंखों में खुशी को देखना वो मेरे लिए जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। और उस खुशी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। इसके लिए मैं विद्यालय के अलावा अपने घर पे भी मेहनत करता हूँ।
चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे हर ढंग से मेहनत करता हूँ, हर ढंग से मदद करता हूँ। कैसा लगता है गरीब बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करते हुए आपको कैसा लगता है? बहुत सुकून महसूस होता है, लगता है शायद ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है जब वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो लगता है कि दैविक शक्ति का अनुभव होता है। जी, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा ना हो कि हम कहते हैं बच्चों से कि विज्ञान को पढ़ो, तो कहते हैं रटना मना, रटो नहीं, सोचो आखिर ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। जब छोटी छोटी बातों को, विज्ञान की बारीकियों को बच्चों को बताते हैं तो उसके अंदर गजब का जिज्ञासा जगता है और उसे लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और बच्चों को कहते हैं कि देखो, कभी भी आर्थिक बात, पैसे की कमी तुम्हारे पढ़ाई में कभी भी बाधा बनकर नहीं आएगा, इतना यकीन रखो और तुम्हारे हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ तक माँ सरस्वती का आशीर्वाद मेरे ऊपर मिला है, मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम्हें हर संभव मदद करूँगा और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। बच्चे भी उसका लाभ उठाने को तैयार रहते हैं और जो बहुत बच्चे हैं इतना कहने के बावजूद भी नहीं आना चाहते, उनको भी बार बार कहते हैं ताकि वो भी इस सीरीज में शामिल हो जाए। आपने अपने मोहल्ले में, आपके गांव में बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे कारणों से लव अफेयर्स या फिर क्या कहते हैं घरेलू हिंसा या और भी बहुत सारी बातें होती है, उसके कारण से सुसाइड करने को उतारू हो जाते हैं, तो उन्हें भी आपने काउंसलिंग करके उनको नया नवजीवन दिया है। कुछ संक्षेप में बताएं उन बच्चों के बारे में, संक्षेप में, ज़्यादा नहीं। जब 2014 में वहाँ पे गया था तो मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे लव अफेयर्स के कारण या वो मतलब अपने रास्ते से भटक, घरेलू कला से। तो मैंने उन बच्चों को कहा, मैं विद्यालय में पता कैसे चला कि ये मतलब कि इस तरह का उसका है? अभी इसके लिए क्या करते हैं कि पता लगाते हैं, देखते हैं, हाव भाव से पता चल जाता है किशोरावस्था में क्या होता है। मैंने बच्चों को कहा इस शरीर, ये जो शरीर है हमारा ना, ये कुदरत का दिया हुआ अनमोल तोहफा है और इसमें इस उम्र में पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन और स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जिसके कारण हमारे शरीर में तूफानी दौड़ आता है। तो इस उम्र में बच्चों को गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। उसे लगता है किसी के बात सुनना नहीं चाहते, उसे लगता है कि हम जो बोल रहे हैं ना वही 100% सही है, हम जो देख रहे हैं वही सही है, बाकी बस सब अंधा है। उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये होता है कि वही कुछ नहीं देखता है, बाकी दुनिया देखते रहती है। तो हम बच्चों को कहते हैं, जब हम बच्चों को बताते हैं तो उसे भी खराब लगता है, कहते खराब लगता होगा लेकिन यही तुम्हारे जीवन की कड़वी सच है। इसलिए बच्चों को कहते हैं कि इस उम्र को नियंत्रित करना सीखो और इसके लिए बच्चों को काउंसलिंग करते हैं कि अगर मन में कोई भी बात हो तो तुम मुझसे आके कहो, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो या बताने में संकोच होता है, विद्यालय में एक शिकायत बॉक्स रख दिए हैं, शिकायत पेटी में अपना लेटर जाके डाल दो जिसमें अपना नाम पता नहीं होना चाहिए और फिर उसको पढ़ लेते हैं। सिर्फ हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको सामूहिक रूप से उसका जवाब देते हैं, उसकी वैज्ञानिक तथ्यों को। कितने बच्चों को आपने बचाया है जो कि सुसाइडल अटेम्प्ट करने जा रहे थे? तो सर पूरे विद्यालय में हर एक साल लगभग 1500-1600 बच्चे हर एक बैच से निकल रहे हैं और मैं हर एक क्लास का काउंसलिंग लेता हूँ। नहीं, कितने को बचाया है आपने? बचाने के सेंस में अगर देखा जाए तो कम से कम 100 से ऊपर, मतलब 100 बच्चों को आपने सुसाइड करने से बचा लिया। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। बहुत खास करके सर अच्छा तब लगता है जब देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ जिसके साथ यौन हिंसा का शिकार हो जाती है। जैसे एक लड़की लेटर लिख कर दी थी, शिकायत पेटी में जो डाली थी कि जब वो एक दिन घर पे अकेले थी तो उसके करीबी रिश्तेदार जीजा जी का भाई ही उसे हाथ मरोड़कर उसके साथ बदसलूकी किया था। वो किसी से नहीं बोले, वो लेटर लिखकर और शिकायत पेटी में डाल दी, सर मैं क्या करूं, मुझे मन करता है कि मैं मर जाऊं या मुझे डर लगता है कि कहीं मैं मां ना बन जाऊं। तो जब मैंने उसको पढ़ा फिर अपने विद्यालय की शिक्षिका से भी जाकर संपर्क किया और मैंने कहा कि ऐसा कीजिए कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा तनाव में है, हो सकता है वो सुसाइड कर ले, हो सकता है वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। तो हम और विद्यालय की शिक्षिका दोनों मिलकर सामूहिक रूप से, ताकि किसी को ये ना पता चले कि कौन है नहीं है, सामूहिक रूप से विद्यालय में जाकर इसके बारे में बताया कि क्या है नहीं है और बच्चों को जो रास्ता से भटकता है उसको सही रास्ता देना हमारा नैतिक धर्म है और उस पर हम लोग अमल करते हैं। और बच्चे भी जब उसको किशोरावस्था की पूरी जानकारी दे दी जाती है तब वो कहते हैं कि सर हम लोग तो गलतफहमी में जी रहे थे, अब पता चला कि वास्तविक में ज़िंदगी है क्या। तो इन बच्चों के अभिभावक से कैसा रिस्पांस मिलता है, कैसी प्रतिक्रिया होती है? अभिभावक तो कहते हैं सर मुझे तो कुछ नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे अभिभावक होते हैं जो थोड़ा सा
बच्चों के प्रति उतने ज़्यादा केयर नहीं होते, लेकिन उनको भी लगता है उनका बच्चा सुधर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभिभावक परोक्ष में भी तारीफ़ करते हैं, नहीं अब मेरा बच्चा है बहुत रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। जिन बच्चों को नवजीवन दिया आपने काउंसलिंग करके, वो उन बच्चों का क्या रिस्पॉन्स? हाँ, वो बच्चे तो कहते हैं सर आप मेरे लिए भगवान हैं, लिख कर देते हैं कि सर आप मेरे लिए भगवान हैं, आपके कारण तो मैं दोस्तों के बहकावे में आके नशा करने लगा था, दोस्तों के बहकावे में आके मैं मतलब दूसरे रास्ते पर गलत संगति में पड़ गया था, वेश्यावृत्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आज मैं वो सब चीज़ समझ गया हूँ कि नहीं ये मेरे अंदर हार्मोन के कारण हो रहा है। जो आकर्षण और प्यार अलग अलग चीज़ है। पहले सोचते थे शायद मेरे अंदर जो आकर्षण हो रहा है ना वो प्यार हो गया और नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अब वो जान गया कि नहीं ये हर एक मनुष्य में होता है, ये कुदरत का दिया हुआ चीज़ है। तो अब बच्चे हर चीज़ को समझने लगे और मेरा यह दायित्व है कि हर एक विज्ञान की हर एक बारीकी को बच्चों को बताना ताकि उसे नवजीवन प्रदान हो सके। धन्यवाद।